हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द यूपीएससी एनालाइजर। तो आज हम 21 फरवरी का इंडियन एक्सप्रेस डिस्कस करेंगे। एंड इफ़ यू आर लाइकिंग दिस एनालिसिस देन प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड ड्यू टू सम पर्सनल एंड प्रोफेशनल ऑब्लिगेशंस मैं न्यूज़पेपर टाइम पर नहीं बना पा रही हूँ, सो पार्डन मी फॉर दैट। अब यहाँ पर हम फर्स्ट न्यूज़ डिस्कस करेंगे जहाँ पर बात की गई आर्टिकल 293(3) की। इसमें क्या लिखा है, तो यहाँ पर ये लिखा है जो स्टेट्स हैं उनको कंसेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, अगर उनको यहाँ पर एडिशनल लोन रेस करना है और पहले से उनके ऊपर लोन है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का या तो प्रेडिसेसर गवर्नमेंट का, मतलब बेसिकली जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट नहीं है उससे पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उससे लोन ले रखा हो, तो यहाँ पर स्टेट को कंसेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी अगर स्टेट यहाँ पर एडिशनल लोन रेस करते हैं। तो स्टेट मे नॉट विदाउट द कंसेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रेज एनी लोन इफ देयर इज स्टिल आउटस्टैंडिंग एनी पार्ट ऑफ अ लोन विच हैज़ बीन मेड टू द स्टेट बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बाय इट्स प्रेडिसेसर गवर्नमेंट और इन रिस्पेक्ट ऑफ विच अ गारंटी। इसके अलावा स्टेट्स ने कहीं और से लोन लिया हो लेकिन यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गारंटी दी हो, तो यहाँ पर भी कंसेंट लेने की ज़रूरत पड़ेगी। इन एडिशन टू दैट यहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो कुछ एडिशनल कंडीशंस भी लगा सकती है कंसेंट देते समय। तो it further states that a consent under clause 3 may be granted subjected to such conditions if any as the government of India may think fit to impose। अब 2022-23 का जो बजट आया है अभी उसमें यहाँ पर सेंटर ने बोला कि 1 लाख करोड़ स्टेट्स को दिए जाएंगे 50 सालों के लिए और इंटरेस्ट फ्री लोन होगा जो कि उनको 50 सालों के बाद वापस करना है। आप प्री पेमेंट नहीं कर सकते, तो यहाँ पर जो स्टेट्स है वो प्री पेमेंट नहीं कर सकते। तो ऐसे में अगर स्टेट्स को इन 50 सालों के बीच में कहीं भी लोन रेस करना पड़ेगा तो ऐसे में उनको यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी, कंसेंट लेनी पड़ेगी। तो स्टेट्स का यही कहना है इसकी वजह से जो हमारी फिस्कल इंडिपेंडेंस है वो खत्म हो जाएगी, तो हमें बेसिकली अपनी फिस्कल इंडिपेंडेंस को मॉर्टिगेज करना पड़ रहा है। तो मैंने आपको बता दिया 2022-23 के बजट में स्टेट्स हैव बीन अलाउड टू बोरो अप ₹1 लाख करोड़ फ्रॉम द सेंटर थ्रू 50 ईयर इंटरेस्ट फ्री लोन्स फॉर द कैपिटल इन्वेस्टमेंट। और ये जो 1 लाख करोड़ लोन्स दिए जाएंगे स्टेट्स को, स्टेट्स उसका प्री पेमेंट नहीं कर सकते। तो यही प्रॉब्लम है स्टेट्स का, ये कहना हमें लोन तो दे दिए जाएंगे और उसके बाद हमारे हाथ बांध दिए जाएंगे कि हम यहाँ पर एडिशनल लोन को रेज नहीं कर सकते। अगर हम करना चाहेंगे तो हमें यहाँ पर सेंटर से परमिशन लेनी पड़ेगी क्योंकि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पहले से हमारे ऊपर लोन्स होंगे जो कि हमें 50 साल के बाद ही हम पे कर सकते हैं। तो ये इशू था जो कि हमने डिस्कस कर लिया। जो नेक्स्ट है यहाँ पर सिमलीपाल टाइगर रिजर्व और नेशनल पार्क की बात की गई जो कि उड़ीसा में है और इसमें एक विलेज आता है जो कि है बरही पानी। बस बाकी इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हम आगे चलते हैं। यहाँ पर हम डेट ट्रैप डिप्लोमेसी जो चाइना की है उसके बारे में ही इसके ऊपर डिस्कशन हुआ है। अब यहाँ पर एक कंट्री ने क्वेश्चन ये पूछा, चाइना कम्स फॉरवर्ड विद अ बास्केट ऑफ मनी। जो चाइना बहुत सारे पैसे लेकर आता है, ब्लैंक चेक्स लेकर आता है, एग्रेसिव प्रपोजल्स रखता है, अफोर्डेबल प्रपोजल्स रखता है। तो ऐसे में जो कंट्री है वो करे तो करे क्या, फिर क्या होता है वो कंट्री डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस जाता है। और इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है वो है श्रीलंका और हम्बन टोटा पोर्ट। तो हम्बन टोटा पोर्ट यहाँ पर बनाया चाइना ने और फिर बाद में अल्टीमेटली यहाँ पर श्रीलंका को चाइना को ही लीज पर देना पड़ गया हम्बन टोटा पोर्ट। तो यहाँ पर रिस्पॉन्ड किया है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर ने, लुक इंटरनेशनल रिलेशंस इज कॉम्पिटिटिव। तो यहाँ पर हर कंट्री सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसे इंडिया है, इंडिया कोई प्रो फ्रांस नहीं है या प्रो यूएसए नहीं है, प्रो चाइना नहीं, इंडिया प्रो इंडिया, इंडिया अपने बारे में सोचता है। ऐसे ही सारे ही कंट्रीज अपने बारे में ही सोचते हैं। तो एवरी कंट्री विल लुक फॉर अपॉर्चुनिटीज एंड सी व्हाट इट कैन डू, बट वाइल डूइंग सो इट इज़ इन द ओन इंटरेस्ट टू बी प्रूडेंट। तो वो सोचे कि वो जिस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करा रहे हैं क्या उस प्रोजेक्ट की कुछ वैल्यूएशन है। फॉर एग्जाम्पल आपने वहाँ पर हार्बर बनवा लिया जहाँ पर कोई शिप्स ही नहीं आती, तो ऐसे में आपको पता है कि कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होने वाला है। तो ऐसे में जो आप डेट ले रहे हो वो आप वापस चुका नहीं पाओगे, तो आप डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंसोगे ही फंसोगे। तो जहाँ पर प्रोजेक्ट्स बनवा रहे हो तो ये बात देखने की ज़रूरत है क्या वहाँ पर वो प्रोजेक्ट्स वायबल हैं या नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एयरपोर्ट्स बनवा लिए लेकिन एयरपोर्ट्स पर अगर एयरक्राफ्ट ही नहीं आ रहे हैं तो ऐसे एयरपोर्ट से आपको पता है कि वायबल नहीं है, यहाँ पर कोई भी रेवेन्यू कलेक्शन नहीं होने वाला है, तो अल्टीमेटली आप डेट ट्रैप डिप्लोमेसी में फंस ही जाओगे। तो यहाँ पर ऐसे कुछ डिस्कशंस हुए जो कि हमने देख ली। अब हम आगे चलते हैं। ये हम डिस्कस नहीं करेंगे डिकोडिंग हिंदुत्व, इस पर कोई भी इंपॉर्टेंट आर्टिकल नहीं, हम कोई भी डिस्कस नहीं करेंगे। हम ये डिस्कस करेंगे द कंपैशन लेसन। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो 2 साल के बाद स्कूल जाएंगे। तो एज अ सोसाइटी वी हैव ऑलवेज स्ट्रगल टू एक्सेप्ट दैट स्कूल इज अबाउट मोर देन एकेडमिक अचीवमेंट। तो स्कूल में ही बच्चा सब कुछ सीखता है, दोस्त कैसे बनाते हैं, बुलीज को कैसे इनकाउंटर करते हैं, एंजाइटी को कैसे फेस करते हैं, आइडेंटिटीज़ के साथ कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, सीक्रेट एडवेंचर्स होते हैं, अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ जीते हैं और उनको जीना आता है कि पेरेंट्स के अलावा भी कैसे जिया जाता है। लर्न हु दे आर अवे फ्रॉम देयर पेरेंट्स इफ़ देयर होम एनवायरनमेंट इज़ अनस्टेबल। तो यहाँ पर कुछ होम्स में ब्रोकन रिलेशनशिप्स होती हैं तो जिसकी वजह से यहाँ पर बच्चों के ऊपर इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पर वो स्टेबल कर पाते हैं खुद को। तो इफ़ देयर होम एनवायरनमेंट इज अनस्टेबल फॉर एनी रीजन दे हैव द चांस टू लिव अ डिफरेंट लाइफ वेयर दे कैन फील लाइक दे हैव अ हायर डिग्री ऑफ फ्रीडम एंड कंट्रोल। इसीलिए स्कूल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है साइको सोशल डेवलपमेंट में। Being home for the larger part of the 2 years has denied them these necessary developmental opportunities। तो 2 साल से बच्चे घर में हैं जिसकी वजह से उनका साइको सोशल डेवलपमेंट नहीं हो पाया, ये डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने मिस कर दी। तो अब क्या करने की ज़रूरत है, तो कोविड
इंड्यूस्ड हेल्थ एंजाइटीज़ बच्चों को भी फेस करने को पड़ी, कुछ बच्चों ने अपने लव्ड वंस को खोया। इसके अलावा वॉयलेंस देखने को मिला कुछ बच्चों में, वेरिंग टेक्सचर्स ऑफ वॉयलेंस, फाइनेंशियल क्राइसिस एंड सेवरल अदर इश्यूज़। बच्चों का स्क्रीन टाइम बढ़ गया, और स्क्रीन टाइम बढ़ने से और ये सब कुछ यहाँ पर फेस करने की वजह से बच्चों में यहाँ पर लैक ऑफ फोकस एंड मोटिवेशन टू स्टडी देखने को मिला। अब जैसे जो एडल्ट्स होते हैं उनको पता होता है कि उनको डिप्रेशन हो रहा है, उनको मेंटल प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन जो बच्चे होते हैं उनको ये सारे इमोशंस अभी वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं। तो चिल्ड्रन डू नॉट ऑलवेज कम्युनिकेट डायरेक्टली एंड ऑफन गो अनहर्ड व्हेन दे ट्राई, नॉट डू दे हैव एन इमोशनल वोकैबुलरी। तो उनके पास ये नहीं है वोकैब की हम डिप्रेशन में हैं या हम मुझे मेंटल इश्यूज़ हो रहे हैं, ये सब उनको नहीं पता है। टू एक्सप्लेन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इमोशंस, तो यहाँ पर बच्चों को समझने की ज़रूरत है। इट इज़ देयरफॉर अनरीजनेबल टू एक्सपेक्ट चिल्ड्रन टू रिटर्न टू नॉर्मल। तो ये बहुत ही अनरीजनेबल एक्सपेक्टेशन होगी कि आप ये सोचो बच्चे स्कूल जाएंगे और वापस उनकी जो भी ये डेवलपमेंटल अपॉर्चुनिटीज़ उन्होंने मिस किए, ये सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्टूडेंट्स में स्ट्रगल टू री एसिमिलेट विद फ्रेंड्स वाइल अदर्स में नॉट नो हाउ टू स्टडी इन क्लास। तो हो सकता है कि बच्चे ये भी भूल गए। अब यहाँ पर जो बच्चा केजी में होगा वो हो सकता है ये सारी चीज़ें भूल गया हो। तो दिस इज़ अ मूवमेंट टू थिंक बियॉन्ड लेबलिंग स्टूडेंट्स एज दोज फॉलिंग बिहाइंड। तो आप बोल सकते हो ये बच्चे जो है पीछे रह गए, इनको वापस से इनको एक्स्ट्रा क्लासेस देना पड़ेगा, ये डिप्रेस्ड हो गए हैं या इनके अंदर कंडक्ट डिसऑर्डर्स है। तो ये करने की ज़रूरत नहीं है, आपको यहाँ पर कंपैशनेट सपोर्टिव स्टांस रखने की ज़रूरत है। तो क्या करने की ज़रूरत है? बी प्रोएक्टिव इन एड्रेसिंग साइकोलॉजिकल एंड बिहेवियरल कंसर्न्स। तो ऐसे कोई कंसर्न्स हैं तो प्रोएक्टिव हो, उनको एड्रेस करो। पेरेंट्स को बताओ कि क्या सिम्टम्स हो सकते हैं और चिल्ड्रंस के लिए रिस्पॉन्सेज तैयार करो। एज अप्रोप्रिएट लैंग्वेज का यूज़ करो, क्रिएटिव वेज का यूज़ करो, ताकि चिल्ड्रंस जो हैं वो अपनी जो भी उनको फील हो रहा है वो यहाँ पर बता सकें। रीच आउट टू देम पर्सनली एंड लेट देम नो यू केयर। We have not even begun to understand the long-term impact of this time on the lives of children. Short-term repair at the very least will require an additional commitment to the psychosocial development of the children. तो यहाँ पर psychosocial development के लिए बच्चों को हेल्प करने की ज़रूरत है, उनको समझने की ज़रूरत है। तो हमें इन सारी बातों का एहसास नहीं होता, लेकिन ऐसी बातें होती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक बच्चे जैद के बारे में बताया गया है, ये जैद गोज़ बैक टू स्कूल। तो बेसिकली ये अपने फ्रेंड को भी नहीं पहचान पा रहा था। तो ऐसा होता है क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं। केजी का बच्चा था, अभी फर्स्ट सेकंड में आया है, सेकंड क्लास में है। तो ऐसे में साइको सोशल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना बहुत ज़रूरत है। अब ईयू इन द इंडो पैसिफिक, यहाँ पर यूरोपियन यूनियन के बारे में बताया गया है कि उसकी इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी क्या है। यूरोप एंड इट्स की इंडो पैसिफिक पार्टनर्स, तो यहाँ पर फ्रांस की प्रेसिडेंसी है और इसमें एक टॉपिक डिस्कस होगा इंडो पैसिफिक के बारे में। तो यूरोप का आंसर ये है कि कॉम्प्रहेंसिव और पॉजिटिव एजेंडा होना चाहिए सॉल्यूशंस का, ना कि मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन के लिए तैयार हो जाए। तो मिलिट्री कन्फ्रंट्रेशन के तैयार नहीं होना, इंडो पैसिफिक के लिए एक हमें सॉल्यूशंस के लिए कॉम्प्रहेंसिव और पॉजिटिव एजेंडा लेकर आना है। और जो चाइना यहाँ पर डेट ट्रैप डिप्लोमेसी करता है, कंट्रीज़ की सॉवरेनिटी से उनको रॉब ऑफ कर देता है, तो उसके लिए यहाँ पर कुछ स्टेप्स की बात की गई है। तो यूरोप कैन ऑफर द कंट्रीज ऑफ द रीजन अ सस्टेनेबल ट्रांसपेरेंट मॉडल फॉर प्रिजर्विंग देयर सॉवरेनिटी। सिक्योरिटी एंड डिफेंस के ऊपर फोकस करेंगे, कनेक्टिविटी के ऊपर फोकस करेंगे, कॉमन गुड्स के ऊपर फोकस करेंगे। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन का एक यहाँ पर प्रोजेक्ट है जो कि एक ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, जो कि यहाँ पर ईयू इंस्टीट्यूशन यहाँ पर फंड को पूल करेंगे 300 बिलियन यूरोस टू बिल्ड सस्टेनेबल लिंक्स। तो यहाँ पर यूरोपियन यूनियन का प्रोजेक्ट आपको पता होना चाहिए, ग्लोबल गेटवे इनिशिएटिव, जो कि यूरोपियन यूनियन का है और यहाँ पर लिंकेजेस को स्टैब्लिश करने के लिए है इंडो पैसिफिक एरिया में। फ्रांस जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट नेशन है इंडो पैसिफिक का, particularly through our permanent naval presence and joint exercises such as our annual Varuna drills with India। तो इंडिया के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी में फ्रांस का कोलैबोरेशन इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने ये देख लिया। इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग टेंशंस द कोर गोल ऑफ फ्रांस। अब फ्रांस का गोल क्या है कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए, और इंडिया का भी फंडामेंटल एस्पिरेशन यही है कि हमें स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी चाहिए। तो इन अ वर्ल्ड ऑफ ग्रोइंग टेंशंस द कोर गोल ऑफ फ्रांस EU presidency is to strengthen Europe's sovereignty and its ability to decide its own fate। तो यहाँ पर मल्टीपोलर वर्ल्ड को स्टैब्लिश करने के लिए फ्रांस, इंडिया, ये सारी कंट्रीज़ बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और यहाँ पर जो EU है उसने भी इंटरेस्ट दिखाया है इंडो पैसिफिक स्ट्रैटेजी के लिए। ये इंपॉर्टेंट नहीं है। कीपिंग अक्यूज्ड इन सोसाइटी लाइक सेटिंग लूज मैन ईटिंग लेपर्ड। यहाँ पर सिमी की बात की गई है, इंडियन मुजाहिदीन की बात की गई है, जो कि यहाँ पर अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट 2008 के केसेस में इन्वॉल्व थे। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है कैपिटल पनिशमेंट, क्या कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर एडिशनल सेशंस जज AR पटेल ने कुछ स्टेटमेंट्स बोले, वो हम देखेंगे। तो यहाँ पर जो अहमदाबाद बॉम्ब ब्लास्ट में इन्वॉल्व थे उनके बारे में बताया गया, दीज अक्यूज्ड हैव नो रिस्पेक्ट फॉर कॉन्स्टिट्यूशनली इलेक्टेड गवर्नमेंट। 1 or 2 अक्यूज्ड ड्यूरिंग हियरिंग ऑफ द सेंटेंस सेड दे डू नॉट बिलीव इन द गवर्नमेंट लॉज कोर्ट्स। तो ऐसे में वो बिल्कुल बिलीव नहीं करते हैं, एंड ओनली बिलीव इन अल्लाह, एंड देयर इज नो वन ग्रेटर देन अल्लाह इन दिस वर्ल्ड, दैट अल्लाह विल गिव ट्रू जस्टिस इफ सच अक्यूज्ड आर केप्ट इन सोसाइटी। तो यहाँ पर ऐसा हो जाएगा कि आपने यहाँ पर खुला लेपर्ड छोड़ दिया जो कि यहाँ पर इंसानों को खाता है। एंड सच मैन ईटिंग लेपर्ड ईट इनोसेंट पीपल विदाउट सीइंग, क्या वो बच्चे हैं, क्या वो विमेन है, क्या वो मैन है, उनका कास्ट क्या, उनका क्रीड क्या, ये लोग ऐसा नहीं सोचते हैं। अब यहाँ पर दो तरीके के पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं। एक तो ये कैपिटल पनिशमेंट होना चाहिए, और दूसरा ये कैपिटल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए। इफ़ एन आई फॉर एन आई मेक्स द होल वर्ल्ड ब्लाइंड। तो अगर आँख के बदले आँख ली जाएगी तो पूरी दुनिया अंधी हो जाएगी।
तो यहाँ पर 2 पॉइंट ऑफ व्यू में, तो यहाँ पर एक ये केस स्टडी हो सकती है। बाकी हम आगे चलते हैं। चाइनाज रिवाइजनिज्म और 1962। अब चाइना के वेबसाइट गुआंचा में एक आर्टिकल पब्लिश किया गया और उसमें उन्होंने ऐसा बोला, जो 1962 वॉर हुआ था वो एक्चुअली हमने काउंटर अटैक किया था, इंडिया उनके ऊपर अटैक करने की सोच रहा था, इसीलिए उन्होंने काउंटर अटैक किया था। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ने यही क्लियर किया कि वो कोई काउंटर अटैक नहीं था, इंडिया ने कोई भी अटैक करने की सोच ही तक नहीं की थी। तो इन रिसेंट ईयर्स चाइना हैज इवोक्ड स्ट्रॉन्ग रिएक्शंस फ्रॉम मेजर कंट्रीज फॉर इट क्लेम्स ऑन सुपर पावर स्टेटस थ्रू द एग्रेसिव यूज ऑफ इकोनॉमिक एंड मिलिट्री सीन्यूज। जैसे कि यहाँ पर यूके के साथ हांगकांग के इशू में चाइना का चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया के साथ ट्रेड के इशू पर चल रहा है, जापान ओवर द सिनकाकू आइलैंड, यहाँ पर चाइना का ये कहना जो सिनकाकू आइलैंड है वो यहाँ पर चाइना के हैं। यूएस के साथ चल रहा है मिलिट्री पावर के प्रोजेक्शन को लेकर, इंडिया के साथ तो यहाँ पर गलवान वैली क्लैश चल ही रहा है। तो यहाँ पर चाइना ने जो यहाँ पर वेबसाइट में आर्टिकल पब्लिश हुआ, उसमें चाइना का ये कहना है सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक है। ठीक है, तो यहाँ पर ऑथर ने यही बताया कि इंडिया ने अटैक कोई किया ही नहीं था, कि यहाँ पर सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक हो। तो परहैप्स इफ वी काउंटर अटैक द बॉर्डर कैन बी सेटल्ड एंड अ पीसफुल रेजोल्यूशन ऑफ द बॉर्डर इशू कैन बी अचीव। तो यहाँ पर उनके जनरल बात कर रहे हैं उस समय माओ जेडोंग से, कि हम यहाँ पर अगर अटैक करते हैं तो पीसफुल रेजोल्यूशन वो अचीव कर लेंगे। तो अगर आप काउंटर अटैक कर रहे होते तो आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप बैठ के यहाँ पर डिस्कशन करो जनरल के साथ कि कैसे हमें यहाँ पर अटैक करना चाहिए और उसके बाद हमारे जीतने के चांसेस कितने हैं। तो फेसिंग एन अटैक द अटैक्ड पार्टी काउंटर अटैक्स विद वॉट एवर फोर्सेज अवेलेबल विन और लूज। तो वो ये नहीं सोचते हम हारेंगे जीतेंगे, अगर अटैक हो रहा होता तो यहाँ पर जो कंट्री वो यहाँ पर काउंटर अटैक कर देता, उसके पास इतना टाइम नहीं होता प्लानिंग का। ऑन September 8, 1962, उस समय जब यहाँ पर वॉर होने से कुछ टाइम पहले जो प्राइम मिनिस्टर नेहरू थे वो कॉमनवेल्थ प्राइम मिनिस्टर कॉन्फ्रेंस के लिए जा चुके थे, जो डिफेंस मिनिस्टर थे वो भी उस समय न्यूयॉर्क में थे, इसके अलावा जो चीफ ऑफ जनरल स्टाफ थे वो यहाँ पर कश्मीर में हॉलीडे मना रहे थे। तो अगर कोई कंट्री ने अटैक किया होता है तो वो काउंटर अटैक के लिए रेडी रहती है ना, उसके ऐसे तो नहीं कि इतने हाई प्रोफेशनल जो हैं वो कहीं घूम रहे हों, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं हो सकता। तो इसका मतलब ये है कि हम यहाँ पर अटैक हमने कुछ किया नहीं था और हम काउंटर अटैक के लिए भी वेट नहीं कर रहे थे। बस एक गलती ये हो गई थी कि अक्टूबर 12 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने एक स्टेटमेंट दे दिया था कोलंबो जाते समय दैट ही हैड इंस्ट्रक्टेड द आर्मी टू क्लियर द इंडियन टेरिटरी ऑफ चाइनीज इंट्रूजन, कि जहाँ जहाँ पर चाइनीज इंट्रूजन है तो वो वाली टेरिटरी जो है वो खाली कर दो। जब भी यहाँ पर आर्मी को डिसाइड करना है तब वो आर्मी डिसाइड करके उस टेरिटरी को खाली कर दे। बस इस स्टेटमेंट की वजह से यहाँ पर चाइना बोल रहा है कि जो इंडिया है वो हमारे ऊपर अटैक करने वाला था, इसीलिए हमने यहाँ पर काउंटर अटैक किया है। अब यहाँ पर सेल्फ डिफेंस काउंटर अटैक का जो भी ये इन्होंने नैरेटिव बनाने की कोशिश की है बहुत ज़्यादा फैब्रिकेटेड है, तो यही बात यहाँ पर ऑथर ने बताई है। आगे हम चलते हैं। प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू, ये क्या होता है? तो इन सिंपलेस्ट टर्म्स इट इज़ द कंट्रीज प्रेसिडेंट टेकिंग स्टॉक ऑफ द नेवीज कैपेबिलिटी, कि इंडिया की क्या नेवी कैपेबिलिटी, तो प्रेसिडेंट बस उसका स्टॉक लेते हैं। इट शोकेसेस ऑल टाइप्स ऑफ शिप्स एंड कैपेबिलिटीज द नेवी हैज़। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो सुप्रीम कमांडर होते हैं ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज। द प्रेसिडेंट इज टेकन ऑन वन ऑफ द नेवल शिप्स, जिसको प्रेसिडेंट का यॉट भी कहा जाता है। बाकी यहाँ पर एक जगह सारी शिप्स को यहाँ पर डॉक कर दिया जाता है। इस बार जो प्रेसिडेंट का यॉट होगा वो होने वाला है इंडिजिनियसली बिल्ट नेवल ऑफशोर पेट्रोल वेसल INS सुमित्रा। और इसका मतलब यहाँ पर ये नहीं कि सारी शिप्स होती हैं, बस हर टाइप की शिप होती है। इसके अलावा इंटरनेशनल शिप्स भी हो सकती हैं, किसी और कंट्री से भी लाई जा सकती हैं। अब ये जो प्रैक्टिस है ये स्टार्टिंग में शुरू हो गई थी। 11 प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू हो चुके हैं सिंस इंडिपेंडेंस। जो पहला हुआ था वो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ राजेंद्र प्रसाद हुआ था, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके बाद डिफेंस मिनिस्टर ने भी एक बार प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू किया है। बाकी उसके बाद से प्रेसिडेंट ही कर रहे हैं। जो रिव्यूज़ 2001 और 2016 में थे वो इंटरनेशनल फ्लीट रिव्यूज़ थे। इसका मतलब ये है कि अदर कंट्री से भी यहाँ पर पेट्रोल वेसल्स आई थी। अब ये इसकी सिग्निफिकेंस क्या है? तो बेसिकली यहाँ पर टुवर्ड्स द सॉवरन लॉयल्टी दिखाने के लिए ये किया जाता है प्रेसिडेंशियल फ्लीट रिव्यू। तो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स फॉर द नेवी विच इज़ एसेंशियली शोइंग इट्स एलिजियंस एंड कमिटमेंट टू डिफेंडिंग द कंट्री। आगे चलते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। अब यहाँ पर एक डैम की बात की गई, ग्रैंड इथोपियन रेनासा डैम, जो कि एक $multi-billion हाइड्रो पावर प्लांट है ऑन द रिवर नाइल। तो यहाँ पर रिवर नाइल जो कि इजिप्ट में है, तो यहाँ पर ये डैम है। बाकी इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर एक आइलैंड की लोकेशन है जो कि अजोरस आइलैंड, जो कि पुर्तगाल का है, इतना पता होना चाहिए बस। अब यहाँ पर क्या हुआ था, जब ब्रिटिश राज इंडिया के ऊपर, ये हमारे ब्रिटिश राज थे, तो यहाँ से ये लोग बहुत सारी आयास को ले जाते थे। जो भी यहाँ पर ब्रिटिशर्स थे तो वो आयास को वहाँ पर ले जाते थे। तो वहाँ पर इन्होंने कुछ कंडीशंस बोली होती थी कि हम आपको आपके घर वापस छोड़ देंगे, आपको यहाँ पर हमें थोड़े दिन सर्व करना है। लेकिन उसके बाद ये लोग ऐसा करते नहीं थे, ये लोग उनको अबेंडन कर देते थे। तो वहाँ पर ऐसे कुछ प्लेसेस बिल्ड किए गए, होम बिल्ड किए गए फॉर द आयास। तो उनको यहाँ पर रिकॉग्निशन देने के लिए एक यहाँ पर स्कीम शुरू की गई है जो कि ब्लू प्लेग स्कीम रन बाय द इंग्लिश हेरिटेज चैरिटी ऑनर्स द हिस्टोरिक सिग्निफिकेंस ऑफ पर्टिकुलर बिल्डिंग्स अक्रॉस लंडन। तो इसमें एक बिल्डिंग का जिक्र किया गया, अ होम इन लंडन फॉर आयास। और ये जो होम है ये हैकने में प्रोवाइडेड सेफ्टी एंड शेल्टर टू द मेनी वीमेन हु अराइव्ड इन लंडन विद ब्रिटिश फैमिलीज ओनली टू फाइंड। जो एम्प्लॉयड्स हैं उन्होंने अपने प्रोमिस को ऑनर नहीं किया और इनको यहाँ पर लर्च में छोड़ दिया।
यहाँ पर जो स्टटरिंग की प्रॉब्लम है, तो यहाँ पर ये पता चला जो स्टटरिंग की प्रॉब्लम है वो यहाँ पर किसी इमोशनल ट्रॉमा या बैड पेरेंटिंग की वजह से नहीं होती, बल्कि जेनेटिक्स और ब्रेन डिफरेंसेस की वजह से होती है। अब यहाँ पर इकॉनमी पेज है। अब इकॉनमी पेज पे कैसे आइडेंटिफाई करते हैं कि कौन सी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है या नहीं है, तो यहाँ पर आपको सिर्फ जनरल पॉइंट्स पता होने चाहिए। कोई भी आपको स्पेसिफिक जाके कोई चीज़ समझने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर जैसे है कि अशोक लेलैंड ईवी प्लांट सेपरेट खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये हमें नहीं मतलब अशोक लेलैंड कौन सा प्लांट खोल रहा है। हमें सिर्फ यहाँ पर इलेक्ट्रिक व्हीकल की क्या ज़रूरत है, इलेक्ट्रिक अगर हमें रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ पुश करना, तो हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, जो लिथियम आयन बैटरीज की प्रॉब्लम उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो ये हमें एक ब्रॉडर इशू के ऊपर देखने की ज़रूरत है, हमें स्पेसिफिक इश्यूज़ देखने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जैसे देवस मल्टीमीडिया की जो डील है वो कैंसिल हो गई थी, उसकी वजह से ये लोग कॉम्पनसेशन डिमांड कर रहे हैं, तो ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। तो हमें कोई भी स्पेसिफिक चीज़ नहीं देखनी है। अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेबी एक पैनल को रिजेक्ट कर रहा है, ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट पॉलिसी की बात की गई, तो यहाँ पर पैनल को कौन हेड कर रहा है ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट होता है कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड कितने टाइप के होते हैं और यहाँ पर जो कैटेगरीज होती हैं उनमें क्या डिफरेंस होता है, तो आपको यहाँ पर जनरल चीज़ें पता होनी चाहिए बस। बाकी यहाँ पर ट्रेड को प्रमोट करने के लिए जो कॉमर्स डिपार्टमेंट है उसमें एक ट्रेड प्रमोशन स्ट्रैटेजी के लिए एक प्रमोशन बॉडी बनाई जाएगी। इसके अलावा एक ट्रेड रेमेडीज रिव्यू कमेटी बनाई जाएगी। तो अंडर द प्लान देयर इज अ प्रपोजल टू सेट अप अ डेडिकेटेड ट्रेड प्रमोशन बॉडी एंड अ ट्रेड रेमेडीज रिव्यू कमेटी। द डिपार्टमेंट विल हैव एन एजाइल सेटअप रिस्पॉन्सेज टू मार्केट अपॉर्चुनिटीज़। तो यहाँ पर एजाइल रिस्पॉन्सेज होंगे कि जैसे सिचुएशन हो रही है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर रिस्पॉन्सेज तैयार किए जाएंगे और पहले से यहाँ पर प्री प्लान रिस्पॉन्सेज नहीं होंगे। बाकी यहाँ पर जैसे चिप मैन्युफैक्चरिंग है तो आपको यहाँ पर ब्रॉडर इशू पता होना चाहिए कि सेमी कंडक्टर्स को हम पुश देने की कोशिश कर रहे हैं, जो सेमी कंडक्टर्स का प्रोडक्शन है वो इंडिया में ही हो सके। तो आई होप आपको आज का न्यूज़पेपर समझ आ गया हो। इफ यू लाइक द वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।